तो रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में हो चुका है भाई मच एक्सपेक्टेड ब्रॉल। रेसलमेनिया 41 की जो स्टेज है भाई वो है एकदम तगड़ी। एंड जो ये भाई आउटसाइड कंट्रीज में जब WWE जा रही है एंड वहां पर जो ये शोज कर रही है ना भाई, जो टूर जा रहा है, ये नेक्स्ट ही लेवल है। मतलब इसकी वजह से जो शोज को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट आ रही है ना वो भाई डबल हो रही है। अब आज के शो की हम बात कर लेते हैं। पहले तो भाई इटली से ये शो था एंड जो क्राउड था वो नेक्स्ट ही लेवल था। सबसे पहले शो ओपन होता है रैंडी ऑर्टन के साथ एंड भाई रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस म्यूजिक बजता है। क्राउड रैंडी ऑर्टन के साथ उनका एंट्रेंस म्यूजिक गा रहा है भाई, इनक्रेडिबल। नो डाउट रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस म्यूजिक WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस म्यूजिक रहा है। एंड अभी लेटली WWE जो क्राउड है वो उनका एंट्रेंस म्यूजिक गाने भी लग गया है तो मजा आता है। बट जैसे ही रैंडी ऑर्टन माइक उठाकर कुछ बोलने वाले होते हैं उनको इंटरप्ट कर देते हैं केविन ओवेंस। केविन ओवेंस का म्यूजिक हिट होता है। केविन ओवेंस आते हैं, केविन ओवेंस माइक पर बोलते हैं कि अरे यार रैंडी ऑर्टन यार, तेरे साथ जो मैंने चीजें करी है ना यार, मैं रिग्रेट करता हूँ। मुझे वो चीजें तेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि तू डिजर्व नहीं करता था वो चीज। कोडी रोड्स के साथ जो मैंने किया वो डिजर्व करता था। सैमी ज़ेन के साथ जो मैंने किया सैमी ज़ेन भी डिजर्व करता था। और तेरे साथ जो चीजें मैंने करी है वो तू डिजर्व नहीं करता था। तेरे साथ वो मैंने गुस्से में चीजें जो है वो कर दी क्योंकि तू कोडी रोड्स के साथ हो गया था। तूने कोडी रोड्स को चूज कर लिया था मेरे ऊपर, तो इसलिए मेरे को तेरे पे गुस्सा आया और मैंने तेरे साथ वो चीज कर दी। बट एक्चुअली मैं तू डिजर्व नहीं करता था। एंड फिर वो ये भी बोलते हैं उनको कि भाई रेसलमेनिया आ रही है तो रेसलमेनिया में अब हमें दोनों को जो है वो मिल जाना चाहिए एंड हमें टैग टीम चैंपियंस बनना चाहिए। तो इस चीज के लिए रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई नहीं, मैं तो मतलब वहीं पर आके तेरी तोड़ने वाला हूँ। एंड वो बोलते हैं कि भाई ये जो तू अपनी अपॉलॉजी वगैरह है ना इसको तू पकड़ और इसको तू डाल दे पीछे अपने। तो ये चीज उन्होंने बोली। एंड देन उसके बाद तेरा हेड है उसको मैं पंट किक लगाने वाला हूँ एंड वो चीज तेरे साथ हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने चीज करी एंड रेसलमेनिया 41 की उन्होंने बात करी। एंड इस तरीके से ये सेगमेंट वहां पर एंड हो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद हमें ये चीज ऑफिशियली भी पता चल जाती है कि इन दोनों का जो मैच है WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस एट रेसलमेनिया 41 इज नाउ ऑफिशियल। अब जब मैं ये सेगमेंट देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार होगा ये कि रैंडी ऑर्टन इसको बोलेगा कि ठीक है चल मैंने तेरे को माफ किया, ठीक है हम दोनों टैग टीम बनाते हैं, रेसलमेनिया में जाते हैं, टैग टीम चैंपियंस बनते हैं। और फिर केविन ओवेंस रिंग में आएगा एंड वहां पर हग वग होगी और फिर उसके बाद आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर पड़ेगी रैंडी ऑर्टन की। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लिटरली जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, बट वैसा हुआ नहीं। वो चीज मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगी क्योंकि भाई विंटेज रैंडी ऑर्टन यही करता है बट यहाँ नहीं वो देखने को मिला, तो वो थोड़ी सी अजीब सी चीज थी। बट ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है, जो रीजंस है मतलब पहले दोस्त थी एंड देन फिर अब दुश्मनी, तो मजा आता है ऐसी स्टोरी लाइन में। और दोनों ही कैरेक्टर्स भी काफी कमाल के हैं, रेसलर्स भी कमाल के हैं, प्रोमोस भी कमाल के देते हैं। तो आगे प्रोमो बैटल्स वगैरह होंगे उसमें भी मजा आएगा एंड मैं चाहता हूँ कि प्रोमो बैटल्स और देखने को भी मिले एंड विंटेज रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिले। आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर वो लगाए यहाँ पर भी, मतलब इस रोड टू रेसलमेनिया में। एंड रैंडी ऑर्टन के भी भाई स्टनर वगैरह पड़े केविन ओवेंस की तरफ से, तो वो सारी चीजें हो, मजा आएगा स्टोरी लाइन को देखने में। एंड हाँ रेसलमेनिया 41 में केविन ओवेंस के ऊपर पंट किक तो मतलब आ रही है भाई। जिस तरीके से चीजें हो रही है, रैंडी ऑर्टन जीत रहे हैं तो फिर वो पंट किक से ही जीतेंगे। बाकी अगर WWE को केविन ओवेंस को जिताना होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। बट हाँ ये वाली स्टोरी लाइन के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट और जिमी ऊसो हरा देते हैं ड्रू मैकिंटायर और शिंसुके नाकामुरा को एक टैग टीम मैच में। मैच खत्म होने के बाद जिमी ऊसो को जैसे ही हाथ वाथ रेस कर रहे होते हैं रेफरी, तो पीछे से अपना मैकिंटायर आकर अटैक कर देता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। एंड इस तरीके से ये स्टोरी लाइन भी अभी चल रही है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैं बात पहले कर रहा था कि ड्रू मैकिंटायर को आपको बड़ा ओपोनेंट देना चाहिए था, वो डिजर्व करता था, एटलीस्ट इस साल वो डिजर्व करता था, वो चीज नहीं करी, डेमियन प्रीस्ट दिया है। तो खुद ही अब आप सोचो क्या आपको इस स्टोरी लाइन को देखने में इतना मजा आ रहा है क्या? मतलब ऐसा कुछ है यार अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा एंड ऑल, क्या ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है। मतलब ठीक है वो जो चीजें कर रहे हैं वो देख ले रहे हैं बट ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अभी जैसे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की स्टोरी लाइन की मैंने बात करी, तो वहां पर है एक्साइटमेंट कि अभी क्या करेगा रैंडी ऑर्टन, अभी क्या करेगा केविन ओवेंस, तो उसमें मजा आ रहा है क्योंकि दोनों टक्कर के सुपरस्टार्स है। उधर डेमियन प्रीस्ट हल्का पड़ रहा है भाई ड्रू मैकिंटायर के सामने, ऑनेस्टली सेइंग। आप दिखा सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, दिखाओगे भी आप स्टोरी लाइन में, बट लेवल आई फील लाइक कि मैकिंटायर का काफी ऊपर जा चुका है। तो वो वाली चीज फील नहीं हो रही है वहां पर एक्साइटमेंट वाली कि भाई अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो वैसा फील नहीं हो रहा है। तो यही चीज थी जिसकी मैं बात कर रहा था पहले कि मैकिंटायर को कोई लेवल का बड़ा सुपरस्टार मिलना चाहिए था। डेमियन प्रीस्ट के साथ आप समरस्लैम या फिर किसी और इवेंट में करा सकते थे ताकि आपको डेमियन प्रीस्ट को भी बनाने का मौका मिलता। बट क्योंकि मैकिंटायर ने पिछला साल सबसे इनक्रेडिबल करा है तो उनको तो सबसे पहले एक अच्छा ओपोनेंट मिलना चाहिए था। मतलब इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फातो के बीच में मैच होता है जहां पर क्लियर था कि जो इस मैच को जीतेगा वो एली नाइट को फेस करेगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। बट मैच में ये होता है कि अपने टामा टोंगा सोलोसो को इंटरफेयर कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को जीत जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच को जीत जाता है बट देन इस चीज से भाई जेकब फातो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि भाई मतलब वो मैच को जीत सकते थे, बट उन्हीं के बंदों ने जो है वो आकर ये चीज कर दी जिसकी वजह से उनसे ये मौका जो है वो छिन गया है। मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोवा जेकब फातो टामा टोंगा अटैक कंटिन्यू रखते हैं स्ट्रोमैन वगैरह के ऊपर एंड फिर वहां पर हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं जो कि सेव करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। एंड नाउ
नेक्स्ट वीक के लिए मैच सेटअप है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस एले नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। बैक स्टेज में एक बार फिर से जेकोब फातो भाई सोलो सिकुआ के ऊपर गुस्सा करते हैं कि भाई मतलब मैं जीत सकता था एंड ऑल, बट तेरी वजह से मेरा वो मौका जो है वो हाथ से चला गया। तो टेंशन वहां पर बिल्ड हो रही है जेकोब फातो और सोलो सिकुआ के बीच में। आई डोंट नो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि इन दोनों के बीच में मैच होगा रेसलमेनिया में, बट फिर पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ी सी वो चीज लगी कि नहीं हो रहा है। बट अभी इस हफ्ते ऐसा दिखा है कि टेंशन है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसी मतलब, क्योंकि अब रेसलमेनिया को भी अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, और ये स्टोरी लाइन वैसी है जहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा बिल्ड करने में। तो अब लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी, क्योंकि ट्रिपल एच की बुकिंग थोड़ी अलग है। विंस मैकमैन का क्या होता था कि वो दिखा देता था जो करने वाला है, ट्रिपल एच का क्या है वो कई बार ऐसा भी कर रहा है कि दिखा कुछ रहा है फिर करा कुछ रहा है, और कई बार 3-4 एंगल अलग अलग दिखा देता है वो हर अलग अलग हफ्ते, तो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट्स सी देखते हैं आगे किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको भी बुक करने वाली है। इसके अलावा जेड कार्गिल और लिव मॉर्गन के बीच में मैच होता है, जहां पर नाओमी की इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन हरा देती है भाई जेड कार्गिल को, एंड नाओमी जो है वो भाई जेड कार्गिल के ऊपर अटैक वगैरह कंटिन्यू रखती है। तो नाओमी एंड जेड कार्गिल की स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग चल रही है। लेट्स सी कहां पर ये जाने वाली है, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको आगे बुक करने वाली है। बट हाँ, एक्साइटिंग तो है, खैर आप कह सकते हो, क्योंकि बुक इस तरीके से करी थी कि एक्साइटमेंट तो है इस वुमेन्स वाले मैच के लिए, आप कह सकते हो। अब इसके बाद समय था भाई मेन इवेंट का, जिसका एक्चुअली में हर कोई वेट कर रहा था कि भाई वो सेगमेंट कब आएगा। तो रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होता है, रोमन रेंज आते हैं लाउड चीयर के साथ क्राउड की तरफ से। रोमन रेंज बोल देते हैं भाई कि एक्नॉलेज मी, पहले तो वही अपना स्टाइलिश वही अपना उनका आता है कि एक्नॉलेज मी, एंड देन उसके बाद फिर वो बताते हैं कि भाई सीएम पंक ने स्क्रू किया, मैंने उसको एलिमिनेशन चेंबर में स्क्रू कर दिया। उसके बाद वो बताते हैं सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल में मेरे को खत्म करने का चाहा, एंड मैंने भाई एलिमिनेशन चेंबर में सेम चीज उसके साथ करी। और उसके बाद फिर रोमन रेंज बोलता है भाई देखो मैं अगले 15-20 मिनट के लिए यहाँ पर हूँ, तो जिसको भी कुछ भी बोलना है कुछ भी करना है तो भाई आओ मेरे को स्ट्रेट फेस टू फेस आके बोलो। एंड फिर ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, सेथ रॉलिंस वहां पर आते हैं, एंड सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तूने जो है ना वो पंक के साथ तूने गलत कर दिया है, पंक जो है वो बहुत ही डेंजरस बनता है, मतलब वो इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कंपनी के फ्यूचर के लिए, तो तूने वो चीज जो है वो बिल्कुल खराब कर दी है, क्योंकि वो वहां पर पंक को खत्म करने वाला था उस मैच में, बट तू आ गया और तूने वो चीज कर दी और मैं वो चीज खत्म नहीं कर पाया पंक को, अब वो जो है वो कंपनी के लिए बेकार बनता है। एंड देन फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से हम दोनों के करियर जो है वो सिमिलर रहे हैं, हम दोनों एक साथ कंपनी में आए थे, सारी चीजें एक साथ करिए, बट देन फिर उन्होंने ये बोला कि भाई हम दोनों जो है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं एक ही जगह, एंड अब समय है कि हम अपनी जो स्टोरी लाइन हमारी रही है, जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, उसमें एक नया चैप्टर हम ऐड करें। एंड फिर जैसे ही सेथ रॉलिंस अपने बटन वटन खोल के भाई फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं रोमन रेंज के साथ, वहां पर ऑफ कोर्स सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक बोलते हैं भाई देखो मैं अभी मतलब जो भी सर्कस यहाँ पर होने वाला है वो तो अभी होगा ही, मतलब कहने का मतलब था उनका कि अटैक वटैक एंड ऑल जो भी होगा, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। सीएम पंक बोलते हैं भाई तुम दोनों ने मुझे अभी तक हराया नहीं है बिना एक दूसरे की हेल्प के, क्योंकि तुम मुझे हरा ही नहीं सकते हो। और उसके बाद फिर वो रोमन रेंज को बोलते हैं भाई देख रॉयल रंबल में तुझे शायद पता नहीं होगा, क्योंकि तू बहुत टाइम से कभी अकेले तूने चीजें हैंडल नहीं करी है, रॉयल रंबल में एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ, तो वो चीज तुझे नहीं पता होगी। मतलब उन्होंने बहुत ही स्मार्टली ये चीज बोली, कहने का उनका ये मतलब था कि भाई तू तो भी मतलब ब्लड लाइन में था, तेरे 7 बंदे होते थे इधर उधर, तो तेरे को नहीं पता है कि अकेले कैसे फाइट करनी होती है, अकेले वाली चीज क्या होती है, और रॉयल रंबल में तो भाई वही होता है कि एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ। तो वो लाइन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, वो एक्चुअली में फैक्ट भी था, और एक्चुअली में अगर आप देखो रोमन रेंज का रिएक्शन भी भाई वैसा आया कि रोमन रेंज को खुद को वो बात जो है वो सुनकर अच्छी लगी थी, थोड़ा सा वो स्माइल वाइल करना चाह रहे थे, बट देन उन्होंने जो अपने एक्सप्रेशन है वो वहां पर हाइड कर लिए। उसके बाद सीएम पंक जो है वो पॉल हेमन की तरफ देखकर बोलते हैं कि भाई थैंक यू यार पॉल हेमन, तूने मतलब रोमन रेंज को प्लेटर पे आज मेरे को दे दिया। एंड ये चीज सुनकर भाई रोमन रेंज पूरे कंफ्यूज थे कि ये क्या बोल रहा है, और वो जैसे ही पॉल हेमन की तरफ देखते हैं कंफ्यूज स्टेट में, पीछे से भाई सीएम पंक आते हैं, वो अटैक करने लग जाते हैं, एंड इधर सेथ रॉलिंस भी होते हैं, तो भाई तीनों के बीच में एक ब्रॉल हमें देखने को मिलता है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड तीनों एक एक करके रेसलमेनिया के ऊपर भी इशारा कर रहे हैं कि भाई हमें चाहिए रेसलमेनिया में। तो बेसिकली मैच अब ऑफिशियली हो चुका है, अब आप ये मान लो कि ये तीनों हमें रेसलमेनिया में फाइट करते हुए नजर आएंगे। एंड वो इंटरेस्टिंग चीज थी जो अभी ये चल रहा है, जो भी स्टोरी लाइन वगैरह चल रही है, ये तो चलो इंटरेस्टिंग चल ही रही है, बट वो पॉल हेमन वो फेवर वो चीजें जो है ना भाई, वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड कर रही है, क्योंकि वो एक अनप्रिडिक्टेबल वाला एलिमेंट इस पूरी स्टोरी लाइन में ऐड कर रही है कि भाई इसका मतलब क्या है, मतलब क्या फेवर पॉल हेमन जो है वो करने वाला है सीएम पंक के लिए, अब वो उसको मैच जिताएगा रेसलमेनिया में या फिर क्या होगा, मतलब वो कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन की वजह से, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से मजा आ रहा है इस स्टोरी लाइन में। तो आई होप कि आगे भी इंटरेस्टिंग हो ये स्टोरी लाइन, एंड ये तीनों भाई रिंग में आगे भी सेम टाइम पर देखने को मिले, क्योंकि जब ये तीनों रिंग में आएंगे तो मजा आएगा। और भाई एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जब सीएम पंक के पास माइक होता है ना तो भाई देयर इज नो वन हु कैन टच हिम, मतलब मजा आ जाता है। मतलब देखो सेथ रॉलिंस भी माइक पर बहुत ही अच्छा है, सबको पता है, रोमन रेंज जब से हील में आया तो वो भी अच्छे प्रोमो देता है माइक पर, बट सीएम पंक भाई वो नेक्स्ट ही लेवल का है, वो अनदर लेवल पे, और ये सब लोग मानते हैं कि भाई सीएम पंक वन ऑफ द बेस्ट माइक टॉकर्स में
रहा है WWE की हिस्ट्री में। मतलब हिस्ट्री इन द सेंस कि आप उसमें किसी को भी इंक्लूड कर लो, चाहे आप रॉक को करो, जेरिको को करो, जिसको भी करो इंक्लूड, वो उस लिस्ट में आता है। तो वो बात फैक्ट है और वो बात आपको तब पता चलती है जब एक्चुअली में CM Punk के पास माइक होता है। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होने वाला है। और स्मैकडाउन का शो अच्छा शो था एंड जो ये आउटसाइड कंट्री में जाकर WWE अपना टूर कर रही है ना भाई, हर एक शो में मजा आ रहा है, एक एक्साइटमेंट आ रही है क्राउड को देखने में, क्योंकि क्राउड जो है ना वो अलग ही रिएक्शन देते हैं जब WWE USA से बाहर जाती है, तो उसका एक अलग ही मजा आता है और इसकी वजह से शो जो है वो अलग फील हो रहे हैं, एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। तो मजा आ रहा है भाई, मतलब छोटी मोटी चीजें देखने में भी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। तो देखते हैं किस तरीके से आगे के शोज रहने वाले हैं। और ट्रिपल एच का अच्छा डिसीजन है ये कि मतलब रेस्टलमेनिया से पहले रोड टू रेस्टलमेनिया में ऐसी डिसीजन लेना, तो उसके लिए हैट्स ऑफ। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।